नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जब राज कपूर फिल्मों में आना चाहते थे तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में एक मजदूर के रूप में काम दिलवा दिया ताकि वो अपनी शुरुआत जीरो से कर सकें। नो इन्फ्लुएंस, नो जैक, सिर्फ अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर। राज कपूर भी अपने पिता की बात मानकर बॉम्बे टॉकीज में मजदूर के रूप में काम करने लगे। वो लाइट्स भी उठाते थे, सेट की सफाई भी करते थे, सेट को पेंट भी करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इतने बड़े स्टार का बेटा होने के बावजूद वो खाना भी दूसरे लेबर्स के साथ ही खाया करते थे। जिस वक्त राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में एज एन अप्रेंटिस काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम था ज्वार भाटा। ये दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों दोस्त थे। राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों का परिवार पेशावर का रहने वाला था और इसीलिए दोनों फैमिलीज में गहरी झंती थी। दोनों के पिता भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब राज कपूर को कभी कभी लगता था कि मेरा दोस्त जिस फिल्म का हीरो है उस फिल्म के सेट पर मैं कीले ठोकता हूं, मैं मजदूर हूं, सफाई करता हूं, लाइट्स उठाता हूं। ये बात धीरे धीरे राज कपूर को बहुत परेशान करने लगी। मन में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन सा तारी होने लगा कि एक नॉन फिल्मी परिवार का बेटा तो हीरो बन गया और एक स्टार का बेटा होने के बावजूद मैं सेट पर हम्मालगिरी कर रहा हूं। मन ही मन वो इस बात से इतने कुंठित हो गए, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक रोज वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने ज्वार भाटा फिल्म के सेट पर हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा इतनी जोर से मारा कि सेट का कुछ हिस्सा वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। राज कपूर इस घटना का जिक्र करते हुए कहा करते थे कि एक सुपरस्टार के बेटे होने का फायदा उन्हें मजदूर बनने में तो नहीं मिला, मगर जब ये सेट गिरा तब जरूर मिल गया। वो बताते थे कि इस नुकसान के बावजूद बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर्स ने, मालिकान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया। वो कहते हैं उनकी जगह कोई और होता तो शायद बॉम्बे टॉकीज वाला उसका बुरा हाल कर देते। खैर, इस घटना के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ सीखने आए हैं, दूसरों को अपने साथ कंपेयर करने नहीं। और भाई हुआ भी यूं ही, जीरो से स्टार्ट करके राज कपूर कहां पहुंचे ये प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है। माला सिन्हा बचपन से ही राज कपूर की जबरदस्त फैन हुआ करती थी। उनको जब फिल्म परवरिश में राज कपूर के अपोजिट साइन किया गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शूटिंग के पहले ही दिन उन्हें राज कपूर के साथ एक सीन करना था। सीन का फोकस, सीन में इंपॉर्टेंस पूरी तरह से माला सिन्हा की थी। राज कपूर उस सीन में थे, मौजूद थे, प्रेजेंस थी। वो पूरा सीन इस तरह से प्लान हुआ था कि बड़े बड़े लंबे शॉट्स देने थे माला सिन्हा को, इसलिए थोड़ी नर्वस भी थी। उधर डायरेक्टर एस बनर्जी का पूरा ध्यान राज कपूर के ऊपर था। माला सिन्हा को जब शॉट के लिए बुलाया गया तब माला सिन्हा ने नोटिस किया कि डायरेक्टर ने कैमरे का प्लेसमेंट कुछ इस तरह किया है कि कैमरा फेस करेगा राज कपूर को और माला सिन्हा का सिर्फ बैक कैमरे में नजर आएगा, जबकि वो पूरा का पूरा सीन माला सिन्हा का था। डायलॉग माला सिन्हा को बोलने थे। जब राज कपूर सेट पर पहुंचे और उन्हें सीन समझाया गया तो उन्होंने फौरन डायरेक्टर एस बनर्जी को बुलाया और समझाया कि आप अगर पूरे वक्त मुझ पर ही कैमरा रखेंगे तो माला के एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे। ये सीन माला सिन्हा का है,
सारी इंपॉर्टेंस उनके ऊपर है, फोकस उन पर है, उन्हीं की इंपॉर्टेंस है, एक्शन उसका है, इसलिए आपको उस पर फोकस करना चाहिए, मुझ पर नहीं। माला सिन्हा ने जब राज कपूर की ये बात सुनी तो उनके दिल में राज कपूर के लिए बहुत सम्मान जाग गया, बहुत आदर बढ़ गया कि वो एक ऐसे स्टार हैं जो अपने स्टारडम का फायदा नहीं उठाते हैं और सीन के हिसाब से नए कलाकार को जो भी मान मिलना चाहिए वो दिलवाते हैं, उन्हें मदद करते हैं। अब बात 1964 में बनी आर के बैनर की पहली रंगीन फिल्म संगम की। इसके ज्यादातर गाने सुपरहिट, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ओ मेरे सनम मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना होना। सब एक से एक बढ़कर गीत, हिट गीत, अच्छे गाने। इन्हीं गीतों में एक गीत और भी था जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यह गीत था आई लव यू। इस गीत को राज कपूर साहब ने उस सिचुएशन में बैकग्राउंड में यूज किया था जब राज कपूर और वैजंती माला हनीमून के लिए यूरोप टूर पर है। इस गीत को गाया था बंबई के चर्च गेट स्टेशन के पास स्थित गैलॉर्ड रेस्टोरेंट में बजाने वाले ऑर्केस्ट्रा के एक सिंगर ने, जिनका नाम था विवियन लोबो। यह गीत किस तरह फिल्म में आया? हुआ यूं कि यूरोप में फिल्माए जाने वाले इन दृश्यों के पहले सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक रखने का सोचा गया था। पहले सोचा था कि बैकग्राउंड म्यूजिक रखेंगे यूरोप के जो शूट है, लेकिन राज जी ने आइडिया दिया कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह बैकग्राउंड में एक सॉन्ग रख दिया जाए बगैर लिपसिंग का। अब उन्होंने ये बात शेयर की शंकर जयकिशन से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बैकग्राउंड का गाना किसी जो पॉपुलर सिंगर हैं, जो लता जी हैं, मुकेश जी हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर, इन सब की आवाज़ में नहीं होना चाहिए, आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ जुदा होनी चाहिए। शंकर जयकिशन ने सुना और काम पे लग गए। संयोग देखिए कि एक दिन जयकिशन अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट गैलॉर्ड में थे, तो उन्होंने इस रेस्टोरेंट के ऑर्केस्ट्रा में गोवा के एक सिंगर को सुन लिया। नाम था विवियन लोबो। विवियन लोबो को सुनकर जयकिशन के मन में ख्याल आया कि जिस गीत की बात, जिस बैकग्राउंड स्कोर की या सॉन्ग की बात राज कपूर कर रहे हैं, अगर उस गाने को विवियन लोबो से गवाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आवाज भी बिल्कुल अलग है। यह आइडिया उनके दिमाग में आया और वो राज कपूर के पास गए। राज कपूर ने कहा कि ये जो धुन तुम गुनगुना रहे हो वो ठीक है, लेकिन गीत के बोल मुझे सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। इसमें दोनों मियाँ बीवी हनीमून के लिए निकले हैं, तो कोई ऐसा हो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गाना। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव यू, उसी को लेकर कुछ खेल जाओ। तो इस छोटे से मुखड़े को लेकर आई लव यू शंकर जयकिशन और उनके साथ लोबो ने काम किया और वर्कआउट करते करते बन गया एक मुखड़ा जिसमें 3-4 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। दोनों वहीं पे यूरोप में जाते हैं और जो गाना बन के सामने आया उसमें इंग्लिश का आई लव यू है, हिंदी का इश्क इश्क है, रशियन भाषा का या लुबलुबाज है, जर्मन में इश लिबडिश है और फ्रेंच में जवू थेम है। इस तरह से गीत का मुखड़ा बन गया। इश लिबडिश, आई लव यू, जवू थेम, आई लव यू, या लुबलुबाज। एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आदमी कोई नई भाषा सीखता है तो सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 100 में से 90% लोग किसी विदेशी भाषा का जो पहला शब्द या सेंटेंस सीखना चाहते हैं वो आई लव यू है। आई लव यू 1975 में आई फिल्म धर्म करम का डायरेक्शन रणधीर कपूर ने किया था। फिल्म का निर्माण किया था आर.के. फिल्म्स ने। दूसरी फिल्मों में काम करने के दौरान रणधीर कपूर की म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके कारण इस फिल्म के म्यूजिक के लिए भी रणधीर कपूर ने यानी डब्बू जी ने
पंचम जी को ही साइन किया था। फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से एक गीत के कुछ पार्ट राज कपूर के ऊपर भी पिक्चराइज्ड होने थे, इसलिए रणधीर कपूर चाहते थे कि उस गीत को फाइनल करते समय स्वयं राज कपूर उपस्थित रहें। जब ये बात उन्होंने पंचम को बताई तो पंचम अपसेट हो गए। उन्होंने रणधीर कपूर से कह दिया कि वो राज कपूर के सामने गाना नहीं सुनाएंगे। रणधीर कपूर ने समझाने की कोशिश की, भाई मेरे फादर क्रिएटिव आदमी हैं और उनका वहां रहना बहुत जरूरी है। पंचम ने यह सुनकर यहां तक कह दिया कि अगर मुझे पता होता कि मुझे राज कपूर के सामने ट्यून फाइनल करनी होगी तो शायद मैं फिल्म ही साइन नहीं करता। पंचम के मुंह से यह सुनने पर रणधीर कपूर ने उनसे कहा कि आखिर वो इतना घबराए हुए क्यों हैं? इस पर राहुल देव बर्मन ने उन्हें बताया कि पहले भी वो क्रिएटिव जीनियस कहे जाने वाले गुरुदत्त के साथ काम कर चुके हैं और इसका उन्हें बहुत सैड एक्सपीरियंस हुआ है। पंचम ने बताया कि गुरुदत्त एक सिटिंग में कई सारी ट्यून सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से एक ट्यून फाइनल करते थे, मगर असली सिटिंग में उस ट्यून को रिजेक्ट कर दिया करते थे क्योंकि तब तक उनका विजन चेंज हो जाता था और फिर से उन्हें नई धुन पे काम करना होता था। वो कभी समझ ही नहीं सके कि आखिर गुरुदत्त उनसे चाहते क्या थे। इसी तरह का अंदेशा उन्हें राज कपूर के साथ भी हो रहा था। तब रणधीर के समझाने पर किसी तरह बड़ी मुश्किल से पंचम राज कपूर को गाना सुनाने को राजी हुए। राज कपूर के साथ सिटिंग के दौरान आर.डी. बर्मन बहुत ज्यादा नर्वस थे क्योंकि वो जानते थे राज कपूर के फेवरेट शंकर जयकिशन थे। मगर जब पंचम ने गाना सुनाया तो राज कपूर को वो गीत बहुत पसंद आ गया। राज कपूर ने पंचम से कहा, ये गाना बहुत हिट होगा, और जनाब ऐसा ही हुआ। ये गाना बहुत हिट हुआ, तब भी था और आज भी है। गीत के बोल थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये गीत बना सुपरहिट और इसके लिए मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वोत्तम गीतकार का और मुकेश जी को सर्वोत्तम गायक का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। बात है 1958 की। राज कपूर द स्टार, बड़ा नाम। एक दिन 21 साल का लड़का आया राज कपूर के ऑफिस में और बोला कि मैं आपको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं। राज कपूर सुनकर चौंक गया, गौर से देखा उस लड़के की तरफ, मगर वो लड़का टेबल के दूसरी तरफ निडर होकर बैठा उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। अपने भाई को भी साथ लाया था। राज कपूर के चेहरे के भाव देखकर बड़ा भाई बोला, राज जी, फैसला करने से पहले ये मत भूलना कि जब आपने बरसात बनाई तब आप भी 24 साल के थे। राज कपूर कुर्सी से उठे और इधर उधर चहलकदमी करने लगे। खिड़की के पास रुके, बाहर देखते हुए बोले, मेरी एक शर्त है, लेकिन मैं पहले एक छोटे से शेड्यूल में काम करूंगा। अगर इस लड़के में कोई बात नजर आई तो ठीक, वरना फिर उसके बाद तुम्हें शूटिंग रोकनी पड़ेगी, मैं काम नहीं करूंगा। लड़का शर्त मान गया। शूटिंग शुरू हुई। छोटा सा शेड्यूल था। शेड्यूल खत्म होने के बाद फिल्म के नेगेटिव्स प्रोसेसिंग के लिए भेजे गए। रशेस आए। रशेस देखने के लिए राज कपूर को बुलाया गया। रशेस देखकर राज कपूर यक बयक बोल उठे। उन्होंने उस लड़के के बड़े भाई से कहा, यह लड़का बहुत दूर तक जाएगा। और राज कपूर की कही वो बात सच निकली। 21 साल का वो लड़का बहुत दूर गया और बहुत दूर चलते चलते बन गया एक मशहूर और मारूफ कमर्शियल सिनेमा का सिरमौर डायरेक्टर, जिसका नाम था मनमोहन देसाई। एक सवाल पूछा गया है कि हिंदुस्तान में सोप ओपेरा के जनक मनोहर श्याम जोशी ने राज कपूर के साथ कभी काम किया है? जवाब तलाशने की हमने बहुत कोशिश की। राज कपूर और मनोहर श्याम जोशी के साथ का कोई शाहकार पर्दे पर मुकम्मल शक्ल अख्तियार नहीं कर सका, मगर राज कपूर ने मनोहर श्याम जोशी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें एक फिल्म लिखने का ऑफर जरूर दिया था। फिल्म का नाम था घूंघट के पट खोल। इस फिल्म के लिए मनोहर श्याम जोशी और राज कपूर के बीच कई सिटिंग्स भी हुई। ये सिटिंग्स ज्यादातर राज कपूर के लोनी स्थित फार्म हाउस में हुआ करती थी। घूंघट के पट खोल की कहानी का एक सूत्र मनोहर श्याम जोशी ने अपने संस्मरण लखनऊ मेरा लखनऊ में व्यक्त किया।
जवानी के दिनों में जोशी जी को लखनऊ की एक साहित्य गोष्ठी में एक परी चेहरा महिला दिखाई दी। कई दिनों तक उसकी दूसरी झलक न देख पाने के बाद उनके लेखक मन में एक कल्पना उभरी कि नायक हीरो किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की खिड़की से एक चेहरा देखता है। चेहरे ने घूंघट ले रखा है। हीरो इस आधे दिखे घूंघट से ढके कुछ उजरे कुछ निखरे चेहरे पर मोहित हो जाता है। नायक ये अजनबी चेहरा पूरा देख पाता इससे पहले ट्रेन रवाना हो जाती है। हीरो अब उस चेहरे की तलाश में उन तमाम शहरों की खाक छानता फिरता है जिनसे ये ट्रेन गुजरती है। घूंघट के पट खोल की सिटिंग के दौरान जवानी की ये नादान कल्पना मनोहर श्याम जोशी ने राज कपूर को सुनाई थी। राज कपूर को ये दृश्य बहुत पसंद आया और उन्होंने फिल्म इसी दृश्य से शुरू करने की बात भी कही। बहरहाल फिल्म नहीं बन सकी और मनोहर श्याम जोशी, राज कपूर कभी एक साथ काम न कर सके। आशा है इस जवाब से आप संतुष्ट होंगे। मेरे मेहरबान दोस्तों, फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कहानियां लेकर, गीत लेकर, आपका दिल बहलाने 92.7 बिग एफएम पर, उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो, आप सबके परिवारों में समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, सफलता हो, यही प्रार्थना है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत करता हूं आज की महफिल में, जहां हर बार की तरह सदाबहार नगमों के साथ होंगी कुछ दिल फरेब दास्तानें। राज कपूर जब मॉस्को पहुंचे एक फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए, तो क्या हुआ उनके साथ कि वापस इंडिया लौटने की बातें करने लगे। ये कहानी होगी आज। दूसरे पड़ाव पर बताऊंगा कि कादर खान को कैसे मिला मनमोहन देसाई के साथ काम करने का मौका। तत्पश्चात बिग एफएम के एक श्रोता का जवाब दूंगा। वो हमसे जानना चाहते हैं कि फिल्मों में मिर्जा गालिब की पहली गजल कौन सी आई। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेत्री बिब्बो को। 5वें नंबर पर होगा रीमेड इन इंडिया सेगमेंट। और अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न, जो जानना चाहते हैं कि निरूपा रॉय ने कितनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका निभाई है और आखिरी बार किस फिल्म में वो उनकी माँ बनी। तो चलिए मेरे मेहरबान दोस्तों, आगाज करते हैं फिल्मी दुनिया के सुहाने सफर का इस मन लुभाने वाले गीत के साथ। बात है 1954 की। रूस सरकार ने मॉस्को में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। भारत से राज कपूर, नरगिस, देवानंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, बिमल रॉय और सलील चौधरी जैसी कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया। उस फिल्म फेस्टिवल में राज कपूर की फिल्म आवारा का प्रदर्शन होना था। आवारा ने भारत के अलावा विदेशों में भी असीम लोकप्रियता बटोरी थी। इसलिए राज कपूर बहुत उत्साहित थे कि मॉस्को पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनके फैन उनका जोरदार स्वागत करेंगे। लेकिन जब मॉस्को पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यूएसएसआर के सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया। फिल्म फेस्टिवल 2 दिन बाद शुरू होने वाला था, 22 सितंबर को, और ये सब 20 सितंबर को ही मॉस्को पहुंच गए थे। वहां के मशहूर होटल में ठहराया गया। उसके बाद मॉस्को घूमने फिरने की, देखने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। इन लोगों के पास मॉस्को के गली कूचों को, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को, वहाँ की आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स को, जन सामान्य को देखने परखने, उनसे बातचीत करने का पर्याप्त समय था और इस समय का उन्होंने खूब उपयोग भी किया। लेकिन ये सारी चीजें मॉस्को की सुंदरता राज कपूर को रिझा नहीं पाई,
क्योंकि जो हो रहा था वो राज कपूर की अपेक्षा के अनुसार नहीं था। उन 2 दिनों में उन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पाया। न कोई भीड़ जुटी और न उनसे हाथ मिलाने वाले किसी फैन से उनका सामना हो पाया। राज कपूर पूरी तरह हताश और निराश हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वहां रुकने में अब उनका कोई फायदा नहीं है, उन्हें अपने देश लौट जाना है, भारत। बिमल रॉय और अब्बास साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, कम से कम 1 दिन का इंतजार तो कर लो, लेकिन राज कपूर अपनी जिद पर अड़े रहे। बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया गया कि आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग है, आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर राज कपूर माने। फिर आया वो दिन जब फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होना था। पूरे मॉस्को के 49 थिएटर्स में आवारा दिखाई गई। राज कपूर कार्यक्रमों में भाग लेने में व्यस्त थे, लेकिन जब शाम को वो थके हारे होटल पहुंचे तो उनकी सारी थकान गायब हो गई, चेहरे पर खुशी की मुस्कान लौट पड़ी। क्या देखते हैं कि होटल के गेट पर हजारों का हुजूम जमा था और आवारा का गाना बजाया जा रहा था। लोगों ने राज कपूर की कार को घेर लिया और राजू 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 कहकर उनसे हाथ मिलाने को उतावले होने लगे। लोग ऐसे दीवाने हो उठे कि राज कपूर का होटल के गेट में घुसना मुश्किल हो गया। घंटों राज कपूर दर्शकों के बीच घिरे रहे और मजे लेते रहे, क्योंकि इसी ख्वाहिश के साथ तो वो मॉस्को आए थे। उसके बाद तो राज कपूर रशिया के लोगों के दिलों में ऐसे बसे कि आज भी वहाँ के लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी फिल्में देखकर झूम जाते हैं। बात है 1973 की। कादर खान एक बेहतरीन लेखक, रंगमंच पर जानी पहचानी हस्ती बन चुके थे और उनकी लिखी पहली फिल्म जवानी दीवानी भी रिलीज हो चुकी थी। कादर खान को इस फिल्म के डायलॉग लिखने का मेहनताना मिला था, वो कुल रकम थी 500 रुपए। एक दिन कादर खान की मुलाकात मनमोहन देसाई से हुई और कादर खान ने उनसे फिल्म लिखने के सिलसिले में बात की। मनमोहन देसाई बहुत मुंहफट इंसान थे। उन्होंने कादर खान से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि देखो भाई, मुस्लिम लेखकों के साथ काम करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे ये खालिस उर्दू मेरे पल्ले नहीं पड़ती। कादर खान को मनमोहन देसाई का यह तर्क अजीब लगा। उन्होंने मनमोहन देसाई को समझाने की कोशिश की तो मनमोहन देसाई ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में यह कह दिया कि पहले काम देखूंगा, मुझे ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो गटर में फेंक दूंगा। मनमोहन देसाई का एक करख्त जवाब सुनकर कादर खान ने पूछा, और अगर काम अच्छा लगा तो? कादर खान का यह सवाल सुनकर मनमोहन देसाई ने कहा, फिर तो भैया मैं तुम्हें सर पर बैठाकर घूमूंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद कादर खान कुछ सीन लिखकर मनमोहन देसाई के घर पहुंचे। मनमोहन देसाई ने कादर खान से कागज हाथ में लिया और पढ़ने बैठ गए। एक के बाद एक पन्ने पलटते गए और बड़े जज्बाती हो गए। आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद मनमोहन देसाई ने कादर खान को गले लगा लिया और बोले कि हम साथ में काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राजेश खन्ना के साथ फिल्म बना रहा हूं, रोटी, तुम उसके डायलॉग ठीक कर दो। कादर खान ने तुरंत हाँ कर दिया। मनमोहन देसाई ने उनसे उनकी फीस पूछी तो कादर खान ने अपनी सोच के मुताबिक एक बहुत बड़ी रकम बता दी, 25,000 रुपया। मनमोहन देसाई बोले, मैं तुझे 25,000 नहीं, 1,25,000 रुपए दूंगा। कादर खान को यकीन ही नहीं आ रहा था। कादर खान खुशी खुशी विदा लेने लगे तो मनमोहन देसाई ने उनसे रुकने को कहा। घर के अंदर गए और एक पोर्टेबल टेलीविजन सेट और सोने का ब्रेसलेट लाकर कादर खान को दिया, ये कहते हुए कि इसे बच्चों के लिए ले जाओ। दोस्तों, उसके बाद कादर खान और मनमोहन देसाई का जो रिश्ता जुड़ा वो मनमोहन देसाई की आखिरी सांस तक जुड़ा ही रहा। भोपाल के इरफान मलिक ने हमसे पूछा है कि फिल्मों में मिर्जा गालिब की पहली गजल कौन सी आई। 1931 में इंपीरियल मूवी टोन ने पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कर इतिहास रच दिया। इसी कंपनी की 1931 की और एक फिल्म आई, अनंग सेना, जिसमें गालिब की 2 गजलें शामिल की गईं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और दिल ही तो है ना संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। इस तरह से गालिब की गजलें बोलती फिल्मों के पहले साल ही फिल्मों में प्रवेश कर गईं।
और उसके बाद तो गालिब की गज़लों का हिंदी सिनेमा में भरपूर इस्तेमाल किया गया। दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री बिब्बो की। बिब्बो का असली नाम था इशरत सुल्ताना। बिब्बो का जन्म पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के करीब इशरताबाद में हुआ था और उनकी माँ हफीजन बाई तवाइफ थी। बिब्बो के आरंभिक जीवन के बारे में बहुत सी बातें अज्ञात हैं या कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनका नाम बिब्बो किसने रखा। प्रमाणिक सूत्रों के अनुसार उनकी पहली फिल्म 1933 में बनी मायाजाल, और बिब्बो अपनी पहली फिल्म से ही हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छा गईं। उसके बाद मजदूर, मनमोहन, गरीब परिवार, भोले भाले, जागीरदार, डायनामाइट, ग्रामोफोन सिंगर, प्यार की मार, शान खुदा जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत बड़ा स्टार बना दिया। बिब्बो को संगीत से बहुत लगाव था। वो बेहतरीन गायिका भी थीं और उन्होंने 1934 की फिल्म अदले जहांगीर से फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन भी देना शुरू कर दिया। उसके बाद कज्जाक की लड़की, हृदय मंथन, मैडम फैशन, जीवन स्वप्न और मोती का हार जैसी फिल्मों का म्यूजिक डायरेक्शन किया। बिब्बो का जलवा ऐसा था कि उस जमाने में बिब्बो के महंगे पोशाक और जूतों की भी खूब चर्चा हुआ करती थी। कॉस्ट्यूम्स और सैंडल्स पर हीरे के नगीने जड़े होते थे। बेहतरीन कपड़े और जूतों के साथ साथ बिब्बो को रुमाल जमा करने का भी बड़ा शौक था। हॉर्स रेसिंग और घोड़ों पर बैटिंग करने की भी वो बहुत शौकीन थी। बिब्बो को लेकर एक बार ये अफवाह उड़ी कि बिब्बो ने सर शाहनवाज भुट्टो से गुप्त विवाह कर लिया है। सर शाहनवाज भुट्टो अनडिवाइडेड इंडिया की जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे। बाद में उनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। फिल्मी जीवन के आरंभिक वर्षों में बिब्बो का खलील सरदार नाम के एक सुंदर युवा अभिनेता से प्यार चला और वो उससे शादी करके लाहौर चली गई। शादी का जश्न मनाने के लिए 1937 में उन दोनों ने वहां कज़ाक की लड़की नामक फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म पिट गई। इससे उनका रोमांस तो ठंडा पड़ा ही, उनकी शादी भी टूट गई। टूटे दिल के साथ बिब्बो वापस बंबई आ गई और दोबारा फिल्मों में काम करने लगी। भारत में बिब्बो की आखिरी फिल्म थी 1947 में आई पहला प्यार, जिसका डायरेक्शन किया था AP कपूर ने। उसके बाद 1950 में बिब्बो भारत को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई पाकिस्तान और वहां की फिल्मों में ही काम करने लगी। इसी साल उन्होंने अपनी पहली पाकिस्तानी फिल्म शम्मी में काम किया। 1958 में ज़हरे इश्क फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें निगार सम्मान प्राप्त हुआ था। बिब्बो की आखिरी पाकिस्तानी फिल्म थी 1969 में आई बुज़दिल। जीवन के अंतिम वर्षों में बिब्बो घोर आर्थिक संकट में पड़ गई थीं और उनके सारे मित्र, चाहने वाले, दीवाने उन्हें छोड़कर चले गए थे। किसी ज़माने की लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरती की मिसाल मानी जाने वाली इस अदाकारा का 1 जनवरी 1972 को मुफलिसी और बीमारी में बेहद दर्दनाक अंजाम हुआ। रीमेड इन इंडिया, इस सेगमेंट में बात करेंगे 1961 में आई एक अमेरिकन फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड स्विफ्ट ने। इस फिल्म में हेली मिल्स, मॉरीन ओहारा और ब्रायन कीथ ने काम किया था। फिल्म का नाम था द पेरेंट ट्रैप। इस फिल्म में बेबी हेली मिल्स ने जुड़वा बहनों का रोल किया, सूजन और शैरन का, जो स्कूल टूर के दौरान पहली बार आपस में मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं। सूजन पिता मिच एवर्स के साथ रहती हैं और शैरन माँ मैगी मैकेंड्रिक के साथ। मिच और मैगी का विवाहित जीवन टूट गया था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे भी बांट लिए गए थे, अलग हो गए थे। सूजन और शैरन प्लान बनाती हैं कि वो अपने माँ बाप को दोबारा मिलवाएंगी और सब फिर पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जिसके लिए वो दोनों टूर से वापसी के दौरान खुद को बदल लेती हैं और सूजन माँ के वहाँ चली जाती है और शैरन पिता के पास, और फिर दोनों माँ बाप के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाने में कामयाब हो जाती हैं और सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और इस कहानी का सुखद अंत होता है। बिल्कुल इसी प्लॉट को, इसी कहानी को यूज़ किया था 1968 में आई फिल्म जिसका टाइटल था दो कलियां।
दो कलियां डायरेक्टेड बाय कृष्णन पंजू। दो कलियां में जुड़वा बहनों का किरदार निभाया था बेबी सोनिया ने। माँ के रोल में थी माला सिन्हा और पिता के रोल में विश्वजीत। द पेरेंट ट्रैप की मूल कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया था, लेकिन महमूद, ओम प्रकाश, निगार सुल्ताना और मनोरमा जैसे कलाकारों को लेकर उसमें शामिल कर लिया गया। द पेरेंट ट्रैप बहुत कामयाब फिल्म थी और ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। दो कलियां ने भी सफलता हासिल की और उसके गीतों ने खूब धूम मचाई और इस फिल्म का एक गीत बच्चे मन के सच्चे आज भी बहुत लोकप्रिय है। हमारी एक श्रोता हैं शहनाज, उन्होंने पूछा है, दिल्ली की हैं, वो जानना चाहती हैं कि निरूपा रॉय ने कितनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के माँ की भूमिका निभाई और आखिरी बार किस फिल्म में वो उनकी माँ बनी। शहनाज जी, निरूपा रॉय पहली बार अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी 1975 में और वो फिल्म थी दीवार। उसके बाद अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, बेशर्म, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और इंद्रजीत में उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया। आखिरी बार वो माँ बनी 1999 की फिल्म का नाम था लाल बादशाह। इसके अलावा किसी को कोई और फिल्म ज्ञात हो जिस फिल्म में निरूपा रॉय अमिताभ बच्चन की मदर बनी हैं तो हमारे साथ जानकारी ज़रूर शेयर करें। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सुहाने सफ़र को विराम देता हूँ, फिर भेंट होगी। प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज़ 92.7 बिग FM। मैं अन्नू कपूर स्वागत करता हूँ। खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। कहानियाँ और उसके बाद गाने गाने गाने, यही है हमारा प्रोग्राम जो 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। आपकी मोहब्बत, करम, नवाजिश, मेहरबानियों की वजह से ये चल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रणाम के साथ साथ मेरे सलाम कबूल करें, शुक्राना अदा करना चाहता हूँ। आज की जो पहली कहानी है वो ये है कि राज कपूर को बॉबी फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया और कहाँ से आया। उसके बाद नंदा और संजीव कुमार की एक कहानी। नंदा ने संजीव कुमार के लिए ऐसा क्यों कहा कि इस हीरो के साथ अगर मैं काम करूंगी तो मेरा स्टेटस भी गिर जाएगा। ये होगी दूसरी कहानी। फिर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर हमेशा की तरह दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे प्रसिद्ध नृत्यांगना, डांसर, एक्ट्रेस कुक्कू को। और अंत में होगा हमारे श्रोता का प्रश्न। रजिया सुल्तान के 2 गीत, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे और तेरा हिज्र मेरा नसीब है, इन गीतों को किस गायक ने आवाज दी है। तो चलिए मेहरबान दोस्तों, 92.7 बिग FM को माध्यम बनाते हुए चल पड़ते हैं अगले 2 घंटे तक उस सुहाने सफर पर, जहां अफसानों के साथ साथ होंगे बेहतरीन तराने। बात है 1971 की। उन दिनों राज कपूर के ऑफिस में एक बैठक हुआ करती थी, जहां जमीन पर एक दरी बिछी रहती थी और दरी के पास रखी एक मेज पर कुछ आर्ची कॉमिक्स बुक पड़ी रहती थी। अक्सर राज कपूर उस कमरे में आते जाते उन कॉमिक्स को पढ़ लिया करते थे। ये वो वक्त भी था जब राज कपूर मेरा नाम जोकर के फ्लॉप हो जाने की वजह से बहुत सारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों से गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो टेबल पर रखी एक आर्ची कॉमिक्स को यूं ही पलट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कॉमिक्स में एक टीनेज कैरेक्टर को प्यार हो गया और उस कैरेक्टर का बाप बोलता है कि ये तुम्हारी उम्र है इश्क करने की, यू आर टू यंग टू फॉल इन लव। ये लाइनें राज कपूर को जच गईं और उनके जहन में इस लाइन को लेकर एक कहानी का आइडिया आया। एक ऐसी उम्र के हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी जिन्हें देखकर लोग कहें कि ये भी कोई उम्र है प्यार करने की। बस फिर क्या था, राज कपूर ने ख्वाजा अहमद अब्बास को यह आइडिया सुनाया
और ख्वाजा अहमद अब्बास ने कुछ ही दिनों में इस आइडिया पर रच डाली कहानी और बन गई फिल्म बॉबी। बात है 1964 की। संजीव कुमार की बस थोड़ी ही फिल्में आई थीं, कोई पहचान, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। उन दिनों वो निर्माता उस्मान अली की फिल्म पति पत्नी में काम कर रहे थे। हीरोइन थी नंदा। नंदा बहुत बड़ी स्टार थी। एक दिन संजीव कुमार मेट्रो सिनेमा में एक फिल्म देखने गए। उन्होंने लोअर स्टॉल का टिकट खरीदा। संयोग से उस दिन नंदा भी मेट्रो में फिल्म देखने आई थी और नंदा जी बालकनी में बैठी हुई थी। नंदा और संजीव कुमार का सामना हो गया। नंदा को यह भी पता चल गया कि संजीव कुमार नीचे के स्टॉल में बैठकर फिल्म देखने वाले हैं, तो उन्होंने जल्दी उनसे हाथ जोड़ लिए और बालकनी की तरफ बढ़ गईं। अगले दिन जब नंदा सेट पर पहुंची तो उन्होंने उस्मान अली से कहा, तुम्हारा ये हीरो तो फेरी वाला जैसा है, ना हुलिया ठीक है ना कपड़े ठीक पहनता है, और तो और कल तो निचली क्लास में बैठकर फिल्म देख रहा था। अगर इसके साथ काम करूंगी तो मेरा स्टेटस भी गिर जाएगा। नंदा जब ये बोल रही थी उसी समय संजीव कुमार भी आ गए। उन्होंने उस समय भी वही कुर्ता और पजामा पहन रखा था। कलाई में एक छतरी लटकी हुई थी और घड़ी के बेल्ट के नीचे बस का टिकट फोल्ड करके रखा हुआ था। उनकी ये हालत देखकर वहां मौजूद एक टेक्नीशियन ने संजीव कुमार पर तंज भी कस दिया कि भाई हीरो हो तो हीरो की तरह रहना भी सीखो। गाड़ी नहीं रख सकते तो कम से कम टैक्सी में आया जाया करो। अगर ये फेरी वाले जैसा ही रहना है तो फिल्म लाइन छोड़ो और पानी पूरी या भेलपुरी का धंधा कर लो। संजीव कुमार को जाहिर है कि बात तो बहुत कड़वी लगी होगी। कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप अपने काम में लग गए। ये वक्त भी अजीब होता है। जब ये आपका नहीं होता तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और जब ये आपके साथ होता है आप जिसे चाहे जो कह सकते हैं। ऐसा ही संजीव कुमार के साथ भी हुआ। जब वो स्टार नहीं थे तब नंदा के मुंह से उनके बारे में ऐसी बातें निकली थी, मगर जब स्टार बन गए तो नंदा का जब भी उनसे सामना होता उन्हें अपने कहे पर शर्मिंदगी होती, अफसोस होता। समय बड़ा बलवान। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। हेलो नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? रमेश भाई मंगलिया राजकोट से। अरे रमेश भाई केम छो? रमेश भाई राजकोट से, गुजरात। सारू छे रमेश भाई, बोलो क्या हाल है? कई दिनों से बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे रे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कैसा मौसम है राजकोट का? राजकोट का मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा जी जी, और बताइए क्या क्या सेवा करूं? कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? उपकार का, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? जरूर रमेश भाई, मैं ये सुना रहा हूँ आपकी फरमाइश पर। और सभी घर के सभी परिवार के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से नमस्कार कहिएगा, और भाभी जी को खास तौर पर नमस्कार। नमस्कार, आपकी नमस्कार। नमस्कार, आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। जरूर जरूर, थैंक यू। तो दोस्तों, अब पेश है हमारा सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे डांसर कुक्कू को। कुक्कू का जन्म 1928 में हुआ था। उनका असली नाम था कुक्कू मोरे। 12 साल की उम्र में कुक्कू ने एक जूनियर डांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की फिल्म लैला मजनू से। इसके बाद 1945 की एक फिल्म मन की जीत में उन पर पिक्चराइज्ड एक गीत सुपर डुपर हिट हो गया। गीत के बोल, मोरे जोबना का देखो उभार पापी। 1946 की फिल्म अरब का सौदागर में कुक्कू को पहली बार सोलो डांस का मौका मिला, मगर 1948 की फिल्म अनोखी अदा के बाद उन्हें शोहरत के साथ साथ एक खिताब भी हासिल हो गया। लोग कहने लगे कुक्कू द डांसिंग क्वीन। कुक्कू के डांस नंबर्स इतने मशहूर हो गए कि अक्सर सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक उनका डांस देखकर झूम उठते और साथ साथ नाचने भी लगते थे। कुछ सिक्के उछाला करते तो कुछ सीटियां बजाया करते। कुक्कू के पर्दे पर आते ही सिनेमा हॉल में अजीब सी तरंगें दौड़ जाया करती थीं। अपने वक्त में कुक्कू इतनी मशहूर हो गई थी कि शादी सगाई और पार्टियों में सिर्फ कुक्कू का बोलबाला रहता था। फिल्मों के वितरक निर्माता पर
फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स पर दबाव डालते थे कि कुक्कू का डांस आइटम चाहिए हर हाल में। एंग्लो इंडियन थी, हिंदी कमजोर थी, इसलिए हीरोइन या साइड हीरोइन के रोल नहीं मिल पाए। कुक्कू ने एज ए हीरोइन सिर्फ एक फिल्म में काम किया, सोना चांदी। इसमें उनके हीरो थे सुरेश। हेलन को भी एस्टैब्लिश करने में कुक्कू का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने फिल्म शबिस्तान और आवारा में हेलन को काम दिलवाया। हेलन की खूबसूरती और नृत्य कौशल के आगे कुक्कू का जलवा फीका पड़ने लगा और देखते देखते कुक्कू की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ा और नौबत यहां तक पहुंच गई कि उनके खार के बंगले के साथ साथ उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज भी बिकनी शुरू हो गई। कुक्कू आजीवन अपना घर नहीं बसा पाई। अकेलेपन में शराब की लत लग गई और 30 सितंबर 1981 को कैंसर से जूझते हुए अपने जमाने का ये रोशन सितारा अस्त हो गया। मैं प्यार कर रही हूं तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। आगे के बोल हैं, तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। गीत आपने सुना होगा, बेहतरीन कंपोजिशन है। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान साहब ने, संगीत ओपी नैयर साहब का, आवाज ग्रेट रफ़ी साहब और ग्रेट आशा दीदी की। लेकिन आपने कभी गौर किया कि इस गीत के दोनों अंतरों में आशा भोसले की गाई हुई लाइंस आपस में बदली हुई हैं? मैं बताता हूं आपको। इस गीत के पहले अंतरे में रफ़ी साहब गाते हैं, तेरे बिन जी लगे ना अकेले। आशा जी कहती हैं, हो सके तो मुझे साथ ले ले। रफ़ी साहब, तू नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले नाज़नी। अब है गौर करने वाली बात। आशा जी का जवाब है, जब भी छाए घटा याद करना जरा, 7 रंगों की हूं मैं कहानी। देखिए मैं गाता हूं, रफ़ी साहब, तेरे बिन जी लगे ना अकेले। आशा जी, हो सके तो मुझे साथ ले ले। रफ़ी साहब, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले नाज़नी। आशा जी, जब भी छाए घटा याद करना जरा, 7 रंगों की हूं मैं कहानी, मैं प्यार। अगला अंतरा सुनिएगा गौर से। रफ़ी साहब गाते हैं, प्यार की बिजलियां मुस्कुराएं। आशा जी, देखिए आप पर गिर न जाएं। रफ़ी साहब, दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं नाज़नी। सैक्सोफोन का पिच। आशा, ना हूं मैं नाज़नी ना हूं मैं महजबी, आप ही की नजर है दीवानी। बस यही वो गड़बड़ है। पहले अंतरे में जब रफ़ी साहब ने कहा, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले, तो आशा जी ने जवाब दिया, जब भी छाए घटा। और दूसरे अंतरे में प्यार की बिजलियां जो अंतरा है, उसमें यानी कि बिजलियों के साथ जो पंक्तियां सही बैठती हैं वो हैं कि तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले नाज़नी। आशा जी को कहना चाहिए था, वो आशा जी की मिस्टेक नहीं है, बाय मिस्टेक शफल हो गए। आशा जी को कहना चाहिए, ना हूं मैं नाज़नी ना हूं मैं महजबी, आप ही की नजर है दीवानी, मैं प्यार का राही। तो शफल हो गई है पूरी। दिल्ली के अमिताभ श्रीवास्तव का सवाल उन्होंने हमसे पूछा है फिल्म रज़िया सुल्तान के 2 गीतों के बारे में। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे और तेरा हिज्र मेरा नसीब है, इनके गायक कौन है? अमिताभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रज़िया सुल्तान के इन दोनों गीतों को आवाज देने वाले गायक का नाम है कब्बन मिर्जा। कब्बन मिर्जा ने रज़िया सुल्तान के अलावा जिन फिल्मों के लिए गाया है वो हैं 1964 की फिल्म कैप्टन आज़ाद। इस फिल्म में उन्होंने एक गीत गाया, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम, उनके बगैर जी के भला क्या करेंगे हम। इसके अलावा ऐसा कई जगह पर लिखा है कि कब्बन ने फिल्म शीबा में भी एक गीत गाया था जिसके लिए उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। गीत था इस प्यार की बस्ती में रहते हम मस्ती में। लेकिन जब हमने रिसर्च की
तो ये तथ्य सामने आया कि ये गीत फिल्म शीबा का नहीं है, बल्कि 1959 की फिल्म जंगल का किंग का गीत है। इस गीत को गाया था सुमन, बाबुल और साथियों ने। हो सकता है इन साथियों में कब्बन मिर्जा भी शामिल हो, मगर इसके कोई प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। बस आज इतना ही। चलने का समय हो गया है। चलना इसलिए है कि नई आशा, उत्साह, हर्ष और उमंग के साथ फिर आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हो सकूं उस प्रोग्राम में जिसे आप सब जानते हैं, मानते हैं, सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। प्रार्थनाओं में याद रखें, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जो फन में फिक्र के मंजर तलाश करता है, वो राहबर भी तो बेहतर तलाश करता है। यकीन जरा भी नहीं उसे अपने जोर बाजू पे, हथेलियों में जो मुकद्दर तलाश करता है। अजीज़ अंसारी के इन अशार के साथ मैं अन्नू कपूर आप सब साहिबान का खैर मकदम करता हूँ आपके चहेते शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज की कहानियों पर एक नज़र। सुरैया की नानी ने राज कपूर को नकार दिया था, बड़ा आया फिल्म बनाने वाला कहकर। दूसरी कहानी, क्या हुआ जब शेर शिवाजी की शूटिंग के दौरान बम ब्लास्ट से घोड़ा बिदक गया। और हमेशा की तरह इसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स। दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे बीएम व्यास को, रीमेड इन इंडिया, और अंत में होगा हमारे एक श्रोता का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं 92.7 बिग एफएम की फिल्मी दुनिया के सुहाने सफर का। बात है 1944 की। राज कपूर अपनी पहली फिल्म आग बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में हीरोइन वो सुरैया को ही लेना चाहते थे। सुरैया उनके बचपन की दोस्त थी, जिसे वो बचपन में प्यार से काली कलूटी कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन सुरैया बन गई थी स्टार। फिर भी उन्हें अपने बचपन के दोस्त के डायरेक्शन में काम करने की खुशी थी, वो चाहती थी। इसलिए सुरैया राजी हो गई खुशी खुशी राज के साथ काम करने को। लेकिन सुरैया की नानी ने इनकार कर दिया। नानी साहिबा को लगा कि 24 साल का लड़का क्या फिल्म बनाएगा, और उन्होंने बड़ा आया फिल्म बनाने वाला ये डायलॉग कहकर राज कपूर को दफा कर दिया। राज कपूर को बहुत दुख हुआ और सुरैया भी बहुत दुखी हो गई, लेकिन नानी के सामने जबान नहीं खोल सकी। नानी बहुत डोमिनेट करती थी, नानी ही जिम्मेदार थी सुरैया की जिंदगी की बर्बादी में। लीजिए साहब, राज कपूर को नरगिस मिल गई, आग बनी और खूब चली। उसके बाद राज कपूर ने बरसात बनाई जो सुपरहिट हो गई। एक दिन फिल्म दास्तान के सेट पर सुरैया की नानी और राज कपूर का सामना हुआ तो राज कपूर ने नानी से पूछा, क्यों नानी अम्मा, अब क्या राय है मेरे बारे में? आपने तो कहा था ना बड़ा आया फिल्म बनाने वाला। नानी जी दांत पीस कर रह गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बात है 1979 की। जयपुर के पास सामोद में फिल्म शेर शिवाजी की शूटिंग चल रही थी। वॉर का सीन पिक्चराइज होना था। सीन यह था कि परीक्षित साहनी घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से तलवारबाजी कर रहे हैं और अचानक पीछे ब्लास्ट हो जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक ब्लास्ट हुआ, घोड़ा बिदक गया और घोड़े समेत परीक्षित साहनी जमीन पर आ गिरे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर परीक्षित साहनी को बचाने पहुंचे, लेकिन परीक्षित साहनी बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें इमरजेंसी में जयपुर के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। पता चला हिप और स्पाइन में सीरियस चोट पहुंची है। थोड़ा सा संभले तो उन्हें जयपुर से बंबई के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। कई हफ्तों हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर में भी 4 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। उसके बाद 4 महीने व्हील चेयर पर, फिर बैसाखियों के सहारे चले और तकरीबन 1 साल बाद परीक्षित नॉर्मल हो सके अपने पैरों पर चलने के लिए। न जाने कितनी फिल्में उनके हाथ से छूट गईं और कुछ कारणों से शेर शिवाजी भी डब्बे में चली गई। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अनु जी प्रणाम, मैं राजीव तिवारी बोल रहा हूँ भोपाल से।
राजीव तिवारी मतलब हमारे राजीव भैया जी। अरे भैया कमाल की बात है, आज आपने लगा दिया फोन। मैंने लगा दिया, आपसे प्रेम करता हूँ। क्या बात है भैया। और सब ठीक ठाक है? भोपाल के हाल कैसे हैं? एवरीथिंग इज फाइन अनु जी, एवरीथिंग इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लुकिंग फॉरवर्ड आपके आने का। घर में भाभी बच्चियां ठीक है सब? एवरीथिंग इज। अरे वाह वाह, आप सब बात करके मजा आ गया। जी अनु जी, जी अनु जी। अच्छा, कोई फरमाइश है तो सुनवा दूं आपको? अनु जी, एक बहुत बहुत ही प्यारा गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। फिल्म ममता जी, कंपोज्ड बाय ग्रेट रोशन एंड रिटन बाय ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी। बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश कर दी राजीव भैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ गया। जी अनु जी। भाभी जी को और सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। जी जी, प्रणाम अनु। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अब बारी है हमारे सेगमेंट की दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज याद करेंगे स्वर्गीय बीएम व्यास को। प्रसिद्ध अभिनेता बीएम व्यास का पूरा नाम था ब्रजमोहन व्यास। 22 अक्टूबर 1920 विजयादशमी के दिन राजस्थान के चुरू में जन्म हुआ था। बीएम व्यास ने संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और केवल 17 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया जमुना जी से। बीएम व्यास अपने बड़े भाई भरत व्यास के बुलावे पर एक राजस्थानी नाटक रामू चन्ना में अभिनय करने के लिए 1940 में चले आए बंबई। उन्होंने इस नाटक में एक्टिंग भी की, गाने भी गाए। ये प्ले देखकर गीतकार पंडित इंद्र व्यास जी की गायन प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रणजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह से उनकी मुलाकात करवा दी। इस तरह से बीएन व्यास को फिल्म भर्तृहरि में गीत गाने के लिए साइन कर लिया गया। बीएम व्यास का करियर बतौर पार्श्व गायक भर्तृहरि के गीत अलख निरंजन, जय 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 अलख निरंजन गाकर शुरू हुआ। वो फिल्मों में सिंगर बनने के लिए ही आए थे, लेकिन देविका रानी ने उन्हें जयराज द्वारा डायरेक्टेड फिल्म में एक रोल दिलवा दिया, लेकिन वो फिल्म अधूरी रह गई। इसके बाद बीएम व्यास पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए, जहां उन्होंने दीवार, पठान, आहुति, गद्दार जैसे नाटकों में गीत संगीत का ताना बाना और अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करके सबका मन जीत लिया। उसके बाद चेतनानंद की फिल्म नीचा नगर में उन्हें कामनी कौशल के भाई का रोल मिला और यहीं से शुरू हुआ बीएम व्यास के अभिनय का सिलसिला। फिल्म संपूर्ण रामायण में बीएम व्यास ने रावण का रोल किया और रोल इतना लोकप्रिय हुआ कि उनके पास धार्मिक फिल्मों की लाइन लग गई। श्री बीएम व्यास ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया और 1995 में फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया में काम करने के बाद उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया। 6 पुत्रियां और 1 पुत्र के पिता श्री बीएम व्यास की पत्नी जमुना का निधन 2008 दिसंबर में हो गया। उसके पश्चात व्यास जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे। 2009 में वो जुहू का बंगला बेचकर कल्याण शिफ्ट हो गए और अपने जीवन के 93 साल गुजार कर वो दुनिया से अलविदा कह गए। अभिनेता बीएम व्यास को हमारा शत शत नमन, श्रद्धा सुमन। बारी है रीमेड इन इंडिया 1958 की एक फॉरेन फिल्म डायरेक्टेड बाय मेलविल शेवल्सन, स्टारिंग कैरी ग्रांट, सोफिया लॉरेन, मार्था हायर, पॉल पीटरसन, चार्ल्स हर्बर्ट एंड हैरी गार्डिनो। फिल्म का नाम हाउस बोट। कहानी है टॉम विंटर्स की, जो वॉशिंगटन में काम करता है, एक सरकारी कर्मचारी है। उसकी पत्नी का निधन हो जाता है। टॉम अपने 3 बच्चों को अपने साथ वॉशिंगटन ले जाना चाहता है ताकि बच्चे उसके साथ रहें, उनकी देखभाल कर सके। लेकिन बच्चे अपने नाना नानी और मौसी के साथ ननिहाल में ही रहना चाहते हैं, मगर टॉम बीइंग ए फादर जबरदस्ती उन्हें वॉशिंगटन ले जाता है। बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। परेशान टॉम सिंजिया नाम की एक तलाकशुदा महिला को मेड रख लेता है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे उसका जीना हराम कर देते हैं। धीरे धीरे अपने पेशेंस, सहानुभूति और प्यार से, सब्र से मेड उन बच्चों का दिल जीत लेती है। बच्चे भी उससे प्यार करने लगते हैं और बच्चे सुधर भी जाते हैं
और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे टॉम और संजिया को प्यार भी हो जाता है और अंत में दोनों शादी कर लेते हैं। इसी कहानी पे 1993 में एक फिल्म बनी। फिल्मी मसाले तो डालते ही हैं। डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, आमिर खान, जूही चावला, दिलीप ताहिल। आमिर खान इस फिल्म में बच्चों के पिता नहीं बने, मामा बने थे, और जूही बन गई थी मेड। फिल्म का नाम हम हैं राही प्यार के। एक सवाल पूछा है अहमदाबाद के भाई फारूक दाऊद ने। हमारे जितने श्रोता हैं न जाने कहां कहां से सवाल ढूंढ के लाते हैं और मेरी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। फारूक भाई ने पूछा है कि क्या अभिनेत्री निम्मी की मौसी भी एक्ट्रेस थी? फारूक भाई, सबसे पहली बार आपको ये कहां से पता लग गया? बिल्कुल थी। निम्मी जी की मौसी एक्ट्रेस भी थी, सिंगर भी थी। नाम था स्क्रीन का ज्योति। ये ज्योति साहिबा ने सागर मूवी टोन की कॉमरेड्स, एक ही रास्ता और नेशनल स्टूडियोज की महबूब खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म औरत और संस्कार जैसी फिल्मों में काम किया था। बहुत ज्यादा काम नहीं किया उन्होंने, और बाद में ज्योति जी ने गायक अभिनेता जीएम दुर्रानी से शादी कर ली थी। फारूक भाई, गरीब आदमी हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे भाई। बचपन में तालीम और तरबियत की वजह से गरीब परिवार का हूं। इतने मुश्किल सवालात करेंगे तो ये गरीब अन्नू कपूर का क्या होगा मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि आप मुतमईन होंगे इस जवाब से। इसी के साथ आज के सुहाने सफ़र को यहीं रोकना चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी आप सबसे। दुआओं में याद रखें। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।